हेलो बच्चों, बताओ भाई कैसा पढ़ाई लिखाई हो रही है तुम्हारी। तो अपन ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और ये चैप्टर है तुम्हारे 6 नंबर का चैप्टर आएगा। ठीक है, तो 6 नंबर के चैप्टर में 6 का ये हो गया, फिर एक 5 का हो गया, एक 4 का हो गया। 9 नंबर पहले हो चुके थे और 6 ये, तो 15 नंबर का ये चैप्टर आज और कल की क्लास जब तक आएगी, जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो कल तक आपके 15 नंबर का पूरा कंटेंट है वो आ जाएगा। और 15 नंबर में पूरे 15 नंबर इसमें से आ जाएंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन तुम्हारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अभी भी ज़्यादा देर नहीं हुई है, जिसने स्टार्ट नहीं किया है स्टार्ट कर दे। एग्ज़ाम में रोने से कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी अपने पास लगभग आज 9th डे है। और देखो, जब अपन ने स्टार्ट किया था, जब 40 दिन बताए थे मैंने, और 40 दिन में आज 9वां दिन ख़त्म होने को है। तो आपने 9 दिन में अगर आप 15 नंबर का 56 में से कंटेंट पूरा कर रहे हो तो, और ज़्यादा लंबी भी क्लास नहीं हो रही है, 1 घंटे से ऊपर तो कभी आई ही नहीं है, 50-55 मिनट से ऊपर तो ये आपका। और आप जाके बुक चेक करो, उसमें से लाइन टू लाइन पूरा हो चुका है और कुछ छूटा नहीं है। प्लस अपन ये भी देख लेते हैं कि जैसे मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ तो आप खुद भी जाके देखो कि 10 सालों के क्वेश्चन और 10 सालों के क्वेश्चन जितने करवाए हुए हैं उससे बाहर नहीं आए हैं। मतलब कंटेंट सही जा रहा है। अगर आप करोगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। और जैसे 2-3 बच्चियां हैं, प्रेरणा है और करुणा, क्या नाम है, तो ये आप देखना कि बहुत अच्छे जा रहे हो, साथ साथ पूरा कंप्लीट कर रहे हो। तो उम्मीद है कि आप जैसे 94 to 95 मार्क्स केमिस्ट्री में ले आओगे। ठीक है, तो ऐसे ही साथ साथ करते रहो। बाकी तो जो नहीं कर रहे उनका तो अपन कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखो अपन ने कल पढ़ा था एल्कोहल के बारे में, तो फॉर्मेशन वाली रिएक्शन अपन ने पढ़ी थी। फॉर्मेशन वाले में अपन ने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया था, फिनोल देखना था। लेकिन मैं बता देती हूँ कि एल्कोहल की फॉर्मेशन रिएक्शंस कौन कौन सी थी, एक बार आपको पता ही होगा और अपन शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला मैंने किया था वो किससे अपन ने जो किया था वो किया था एल्कीन से। ठीक है, एल्कीन से जब अपन ने किया था तो इसके अपन ने लिए थे 2, एक तो सिंपल हाइड्रोलाइसिस करवाना था और एक अगर BH3 दिया हुआ हो और BH3 के साथ H2O2 या OH माइनस दे रखा हो। तो इसमें जैसे मैंने लिया था एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें तो जो OH लगेगा, H प्लस है ये, इसमें जो OH लगेगा वो यहाँ लगेगा अकॉर्डिंग टू किसके, मार्कोनिकॉफ रूल के। ऐसे भी पूछ सकता है कि मार्कोनिकॉफ क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ क्या है, 1 नंबर में ये भी आ सकता है। या इसमें लगाओगे तो आप कहाँ लगाओगे, यहाँ लगाओगे। तो पहली वाली कंप्लीट हो गई थी। दूसरी अपन क्या कर रहे थे, जो भी कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल कंपाउंड थे तो कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं, जैसे एल्डिहाइड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है, कीटोन कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। ठीक है, या फिर अपन मान लेते हैं कि एसिड कार्बोनाइल कंपाउंड होता है। इन सब का अपन क्या कर रहे थे, रिडक्शन कर रहे थे। और रिडक्शन के लिए क्या क्या काम में लिया था, निकिल PDPT, इनके साथ H2 काम में लिया था। मेन जो काम में लिया था अपन ने LiLH4 काम में लिया था, और एक क्या काम में लिया था, NaBH4 लिया था। इनके स्पेसिफिक किस किस के साथ क्या काम में लिए थे वो देख लेना, ये अपन रिवीजन के लिए कर रहे हैं। फिर ग्रिग्नियर रिएजेंट लिया था। ग्रिग्नियर रिएजेंट में अपन ने क्या लिया था, RMgX लिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या था इसमें कि इस पे माइनस आता है, अटैक कैसे करेगा वो आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, फिर इसमें 1 डिग्री बनता है, 2 डिग्री बनता है, 3 डिग्री बनता है। तो अगर मैं एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड लूँ, अगर मैं एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई भी लूँ, या फिर मैं लूँ कीटोन, ठीक है, तो यहाँ से तो अपने क्या बन रहा था 1 डिग्री एल्कोहल, यहाँ से क्या बन रहा था 2 डिग्री, और यहाँ से क्या बन रहा था 3 डिग्री। तो ये एल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन थी ये आपका पूरा कंप्लीट रिवाइज हो चुका है। अब आप देखेंगे कि अपन को पढ़ना है फिनोल की सिंथेसिस रिएक्शंस, या फिनोल की जो रिएक्शंस हैं, फॉर्मेशन वाली रिएक्शंस है, वो रिएक्शन अपन को कंप्लीट करनी है। तो फॉर्मेशन रिएक्शन फिनोल की में जो रिएक्शन आएंगी वो देखना बहुत इजी है। आपने एक रिएक्शन तो आपको आती होगी, ये तो मुझे पता है कि जो आपने एमीन वाले चैप्टर की क्लास ली है उन बच्चों को पहली वाली जो रिएक्शन मैं लिखूंगी वो रिएक्शन उनको आती ही रहेगी। मैं उसमें आपको रिएक्शन करके नहीं बताऊंगी, आप खुद करोगे उसको। देखो
ये है फिनोल की फॉर्मेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फिनोल की फॉर्मेशन रिएक्शन अपन कर सकते हैं 4 तरीके से। एक तो मैं ले लूँ कि अपन को हेलो एरिन ले लूँ, जैसे यहाँ पे हेलो एरिन ले लिया और जो आपकी बुक में दे रखा है वो CL क्लोरोबेंजीन दे रखा है, ठीक है। इससे रिएक्शन करवा दूँ। दूसरी मैं करवा दूँ कि एनिलीन से अपन फिनोल बना सकते हैं। तीसरा मैं बताऊँ कि आप बनाओ बेंजीन से बनाओ, ठीक है। और चौथा आप बनाओ क्यूमीन से, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है जो अपन ने कर रखी है। ये आप हेलो एल्केन वाले चैप्टर में भी पढ़ लोगे, यही आएगी जो बाकी आगे नहीं आएगी। आप देखो, अब अपन पहला स्टार्ट करते हैं क्लोरोबेंजीन से। तो ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अब जैसे अपन ने एनिलीन पढ़ा था, एनिलीन के ऊपर भी क्या पाया जाता था, लोन पेयर पाया जाता था। वैसे ही इसके ऊपर भी क्या पाया जाता है, लोन पेयर, और ये इधर घूमेगा और एनिलीन की तरह इसकी क्या बनेंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपन जो क्लोरोबेंजीन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसी में करेंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने की वजह से अपने पास क्या हो रहा था, देखो यहीं से ये यहाँ से हटे और यहीं पे OH लग जाए, इसको कहते हैं इप्सो अटैक। कौन सा अटैक कहते हैं, इप्सो अटैक करवाना है अपन को, ठीक है। तो इसमें आप करोगे क्या कि अगर ये यहीं से तोड़ना और इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो सिंपल अगर मैं NaOH दे दूं तब तो ये क्या होगा, ऐसे नहीं होगा कि NaCl बाहर निकल जाए और OH जुड़ जाए, क्योंकि इतना सिंपली ये टूटेगा नहीं, क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। अगर आपसे कोई चीज़ टूट रही नहीं है तो या तो उसको आप जलाते हो या फिर उसको प्रेशर लगाते हो, दो ही काम करते हो। तो प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर कितना लगाएंगे, 300 ATM लगाएंगे। अपन रहते हैं वो 1 ATM पे रहते हैं, लेकिन अपन को प्रेशर कितना लगाना है, 300 ATM। और जो टेम्परेचर देना है वो कितना देना है, ये केल्विन 2623 केल्विन अपन को देना है। तो इससे जो सिचुएशन बनेगी ना वो क्या होगी, HCl तो बाहर निकल जाएगा और यहाँ जुड़ेगा ONA, इस पे माइनस आ जाएगा और मेटल है, मेटल पे सब पे क्या आता है, प्लस आ जाता है। सिंपली इसको H2O दे दो या H+ दे दो इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा Na का। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OH, और ये पहली रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। इससे अपन को क्या मिला, फिनोल। और ये कंडीशन आपको क्यों देनी पड़ी ये भी आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा आप देखते हैं, देखो ये वाली रिएक्शन है ये आपने कर रखी है, मैं सिंपल बताती हूँ आपको। ये था NH2 था, एनिलीन कहते हैं इसको। ये वाले जो होते हैं वो इधर जाते हैं, ये वाली सिचुएशन आपको सब पता है। तो इसमें आप क्या कर रहे थे, मैं आपको दूं NaNO2 दिया मैंने, इसके साथ HCl दिया और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसको ये भी लिख सकते हैं 273 से 278 केल्विन, ठीक है। यहाँ पे मैं कह देती हूँ कि मेरे पास A बना और फिर इसको H2O दे दूँ तो मैं कह देती हूँ मेरे पास B बना, ठीक है। जब मैंने बेंजीन डाइजोनियम साल्ट की रिएक्शन लास्ट में करवाई थी, एक वो बनवाया था चार्ट सा, उसमें भी मैंने करवा रखा है। यहाँ पे जो बनेगा उसको आप क्या लिखोगे, जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे हैं उनको पता होगा, N2+ और Cl- बेंजीन डाइजोनियम आएगा। और बेंजीन डाइजोनियम से फिनोल बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ रहा था, H2O से रिएक्ट करवाना पड़ रहा था। तो ये वाली रिएक्शन दूसरी वाली कंप्लीट हो गई है। फिर अपन देखते हैं कि तीसरी रिएक्शन सिंपल सी है। तीसरी रिएक्शन में बेंजीन बनाना है, ठीक है। बेंजीन पे आपको क्या करना है, ओलियम ले रखा है। ओलियम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, H2SO7 होता है, ठीक है। ओलियम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे SO3H ऐड हो जाएगा और फिर सिंपल आप इसको क्या दे सकते हो, NaOH, या हाँ NaOH, इसको सिंपली आप दे दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनोल, ठीक है। तो तीसरी रिएक्शन में सिंपल क्या करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन के साथ ओलियम लेना है। ओलियम का फॉर्मूला पूछ सकता है, H2S2O7 कहते हैं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, सल्फर की कितनी होती है आप ही बताओगे, और ये होती है इसमें, ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। और जिसको नहीं पता वो कमेंट में बता देना, मैं कल वाले वीडियो में, या मुझे याद दिला दोगे तो मैं बता दूंगी। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ भी है। फिर ये SO3H बन जाता है, NaOH आ जाएगा और यहाँ से ये सीधा बन जाएगा, ठीक है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं बता रही हूँ क्यूमीन वाली, वो अपने पास बची है। तो अपन पहले ये क्यूमीन वाली रिएक्शन पढ़ने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यूमीन आप कहते किसे हो, ठीक है।
तो पहले क्यूमीन, और ये इससे ही वर्ल्ड वाइड क्या होता है, मतलब पूरे विश्व में ही इसी से फिनोल बनाया जाता है। अब ये क्यों बनाया जाता है ये आप देखना, आप ना क्यों नहीं बना सकते हो हर किसी रिएक्शन से पूरा उसका प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकते हो, उसका यही रीज़न होता है कि उसका कैटलिस्ट क्या होता है, महंगे होते हैं। तो महंगे कैटलिस्ट अपन यूज़ में नहीं लेते हैं। जनरली ऐसे लगना चाहिए कि अपन को जो अपन से बन रहा है उससे अपने पास आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, लेकिन आउटपुट ज़्यादा आने के लिए ये चीज़ आपको पहले देखनी पड़ेगी कि इसमें आपके कैटलिस्ट में पैसे नहीं लगने चाहिए। तो चौथी रिएक्शन है, चौथी रिएक्शन देखो, क्यूमीन कहते हैं किसको है, पहले बनाओ बेंजीन, फिनोल बनाना है, बेंजीन आना ही चाहिए, ठीक है, ये हो गया। इसके ऊपर आप लगाओ C हाइड्रोजन, इधर लगाओ CH3 और इधर भी लगाओ CH3, ठीक है, ये लगाओगे। इसकी रिएक्शन करवाओ O2 से, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये तो कहीं भी मिल जाएगी, तो कैटलिस्ट ही इसका ऑक्सीजन है, तो ये होती है O2 ऐसे, मतलब ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी, 2 बॉन्ड बनाएगी। अब ये ऑक्सीजन क्या होगी, ये CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगी, और देखो कैसे जुड़ेगी, ये सिचुएशन है, यहाँ से क्या होगा, ये कार्बन है, इधर CH3 बना दो जैसा जुड़ा हुआ है, इधर CH3 बना दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये पेरोक्साइड के रूप में जुड़ गई, ठीक है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, देखो एक ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड है, और इसके भी कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। अब इसमें होगा क्या, रिएक्शन ऐसे होगी कि ये जो बॉन्ड है इन दोनों ऑक्सीजन का, ये पेरोक्साइड का बॉन्ड वीक होता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन को देखो, इसके पास पहले 1 बॉन्ड था, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 ही होती है, तो ये बॉन्ड 4 हो जाते हैं। अब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, मतलब इसके पास 5 बॉन्ड हो गए, 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा तो इसमें प्लस आ जाता है, तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। देखो सिचुएशन कैसी होगी, इसको लिखो, CH3 आया, फिर ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ये किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से, ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से, पहले 1 बॉन्ड था और अब कितना हो गया, 2 बॉन्ड, तो एसीटोन बन गया आपके पास, ठीक है। अब देखो इसको देखो, ये क्या स्ट्रक्चर बनी है, ये अपने पास बेंजीन थी और ये जाके किससे जुड़ गया, O से, और इधर क्या आ जाएगा, H, ठीक है। तो आपके पास क्या बन गया, फिनोल। तो मैंने 4 रिएक्शन पढ़ाई है आपको। पहली रिएक्शन कौन सी थी, क्लोरोबेंजीन से, दूसरी किससे करवाई है, एनिलीन से, तीसरी किससे करवाई है, बेंजीन से, और चौथी किससे करवाई है, क्यूमीन से। अब देखो आप इसको एक शॉर्ट नोट में ऐसे भी लिख सकते हो, आप ना लास्ट में ये शॉर्ट नोट्स बना लिया करो, तो एग्जाम वाले दिन आपके 1 या 2 दिन में ही आपसे केमिस्ट्री सारी रिवाइज हो जाएगी। अभी तो बार बार लिखो और एंड में इसी से शॉर्ट नोट बना लो। देखो मैं अभी जैसे अपन ने लास्ट में एल्कोहल वाला किया था, फिनोल वाली चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। अपन को फिनोल बनाना है, तो पहले बनाओ, ये क्या हो गया, फिनोल बन गया, ठीक है। किस किस से बनाना है, 4 मेथड आते हैं भाई मुझे बनाने के लिए, तुम्हें भी आते होंगे अब तो 4 मेथड। पहला मेथड क्या था, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे लगा हुआ है Cl। दूसरा मेथड क्या था, एनिलीन, NH2। तीसरा मेथड क्या था, सिंपल बेंजीन, और चौथा मेथड क्या था, क्यूमीन, ठीक है। अब इससे ये बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ा था, ये तो देना पड़ा था टेम्परेचर, ये देना पड़ा था प्रेशर, ठीक है, और ये देना पड़ा था साथ, ठीक है। इसमें आपको क्या करना पड़ा था, HONO। अब इसको आप देख लेना, ठीक है। तो ये वाला किससे बना था, ये अभी आप देख लेना, NaNO2 + HCl, और इसके साथ अपन ले रहे थे 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, और लास्ट में अपन ने ये पहले में लिया था और दूसरे में क्या लिया था, H2, ठीक है। फिर तीसरा आप बेंजीन से बना रहे हो, तो पहले में तो क्या ले रहे हो, ओलियम, और दूसरे में क्या ले रहे हो, सिंपल H2OH+ के साथ ले लो, या फिर ले लो NaOH, ठीक है। तीसरी कंडीशन में आप क्या ले रहे हो, पहले तो आप ले रहे हो O2 और दूसरे में वही ले लो H2OH+ ले लो,
ठीक है। तो ये वाला आपका क्या बन गया, फिनोल, और ये आपके 4 मेथड कंप्लीट हो गए। ठीक है। उसके बाद में तो आप देखो अपन पढ़ रहे हैं पहले एल्कोहल और फिनोल। एल्कोहल और फिनोल पढ़ने के लिए नॉर्मली एल्कोहल और फिनोल की जो फॉर्मेशन रिएक्शन थी वो अपन ने कंप्लीट कर ली है। इसके बाद में अपन को देखना है कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पहले इसमें आप याद करो कि अपन ने एमीन की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था, बेसिसिटी पढ़ी थी, और क्या पढ़ा था, यही था शायद, और कुछ था तो आप मुझे बताओगे। ठीक है। अब इसकी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में इसके ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप ये करोगे कि पहले अपन को देखना है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। ये मैं पढ़ा रही हूँ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देखोगे तो पहला तो मैंने इसका क्या बताया था कि मास जितना होगा, मतलब जैसे एक मैंने लिया प्रोपेनॉल, एक ले लिया ब्यूटेनॉल, तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ रही है वैसे वैसे मास बढ़ रहा है, और जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। मतलब ये डायरेक्टली इसके हो जाएगा। अब देखो मैंने क्या लिया कि मैंने ब्रांचिंग अगर मैं इसमें बढ़ा दूं, कि अगर ब्रांचिंग बढ़ा दी कि एक तो मैंने ले लिया, जैसे एक तो मैंने सीधा ये ले लिया कार्बन 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 और OH लगा दिया, एक मैंने ये ले लिया कार्बन 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 और यहाँ पे OH लगा दिया, तो ये एक ब्रांचिंग हो गई ना इसकी। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी, मास दोनों का सेम है, अगर सेम मास वाली कंडीशन आ जाए तो ब्रांचिंग बढ़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। दूसरा मैं इसका क्या देख रही हूँ, सोल्यूबिलिटी देख रही हूँ। तो सोल्यूबिलिटी में आपको क्या करना है, देखो सोल्यूबिलिटी में जितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उतने ही इसके क्या होते जाएंगे, ये सोल्यूबल होता जाएगा। तो सोल्यूबिलिटी में आपको क्या करना है, जैसे मैं लेती हूँ कि एक मैंने ले लिया CH3OH, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। दूसरा मैं ले लेती हूँ कि C2H5OH ले लिया, तीसरा ले लेती हूँ C3H7 और OH ले लिया। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये छोटा सा ही है, देखो बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड तो वो बनाता है जो FON वाला होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा फ्लोरीन से, अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा ऑक्सीजन से, अगर हाइड्रोजन जुड़ा होगा नाइट्रोजन से, तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और उसमें क्या होगी, सोल्यूबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन ये तो क्या करते हैं, जैसे मानो इधर दूसरा CH3OH है, तो ये तो ज्यादा दूर नहीं है, तो इनकी बॉन्डिंग हो सकती है। अब क्या हो गया, बीच में C2H5 हो गया, ये और थोड़ा बड़ा आ गया, फिर मानो ये इतने बड़े आ गए कि OH ऐसे रह गया, और इधर तो ये ही आ रहा है, यहाँ जाके कहीं OH आ रहा है, तो फिर क्या हो जाएगी, ये इतनी दूर से इनकी क्या नहीं हो पाएगी, बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। तो जैसे जैसे R ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो R चेन मतलब जो कार्बन की चेन है वो वैसे वैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे तुमको क्या करनी है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज कर देनी है। ठीक है। तो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ दो ही चीजें बता रखी थी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बता रहा था और सोल्यूबिलिटी बता रही थी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सीधा मास के होता है, और अगर ब्रांचिंग में ये उल्टा हो जाता है। ठीक है। अब देखो इसमें इनको तीन को कंपेरिजन कर रखा है। अगर मैं देखो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का जो एक एग्जाम्पल दे रखा है वो ऐसे है, मास के बेसिस पे इन्होंने दे रखा है कि एक इन्होंने ले रखा है ईथर, बुक वालों ने, मतलब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से। तो एक तो इन्होंने ले रखा है ईथर, ठीक है, एक ले रखा है एल्कोहल, और एक इन्होंने ले रखा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन देखो ईथर क्या होती है, जैसे माना मैंने इधर लिखा CH3O और CH3, तो दो के बीच में ये ऑक्सीजन फंस जाए, इसको आप क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। ठीक है। एल्कोहल किसको बोलोगे, जैसे CH3 CH2OH, मैं ऑलमोस्ट सेम मास की बात कर रही हूँ, तो ये वाला हो गया। फिर हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो देखो CH3 CH2 और यहाँ मैं ले लेती हूँ CH3, मतलब ये वाला आ गया। ठीक है। अब इनका मास देखो, कार्बन कार्बन दो हैं तो 24, एक ऑक्सीजन है तो 16, और 6 इसमें हाइड्रोजन है, तो ये हो गया, इनको देखो कितना हुआ है, 30 46 हो गया इसका मोलिकुलर वेट। फिर इसका देखो 2 कार्बन है
24, हाइड्रोजन कितने 3 + 2 + 1 6 प्लस ऑक्सीजन है तो ये हो गया 16, तो इसका भी कितना हो गया 46। फिर इसका देखो कार्बन कितने 1 2 और 3, तो कितने कार्बन हो गए, इसका मास हो गया 36 और ये हाइड्रोजन देखो 3 3 6 और 2 8, तो कितने हुए, इसका मास हो गया 44। ठीक है, तो मास देखो तीनों का ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन अब मैं इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट लिखूं, अगर मास पे ही डिपेंडेंसी होती है तो तीनों का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए था, ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए था। ठीक है, तो इसकी सेम नहीं आता है, और जो डिफरेंस आता है वो किसकी वजह से आता है ये भी आपको पता चलेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है, बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 351 केल्विन या 352 केल्विन होता है, और इसका लिखोगे तो आएगा, सॉरी उल्टा लिख दिया, ये आ जाएगा 248 केल्विन, और ये आ जाएगा 352 केल्विन, और इसका लगभग आ जाएगा 232 केल्विन। ठीक है, अब देखो इसमें ये मास अगर सेम से थे तो इसका डिफरेंस इतना कैसे आया। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सिर्फ लोन पेयर के बेसिस पे कर पाएगा, तो इसके हाइड्रोजन इससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो वीक होगी या बिल्कुल ही कम होगी। अगर दूसरा ऐसा होता आपके पास हाइड्रोजन और OH, तब तो ये अच्छे से बॉन्डिंग हो सकती थी, लेकिन दूसरा भी कैसा है, इसके जैसा है, तो बॉन्डिंग इतनी अच्छे से नहीं होगी, अल्फा हाइड्रोजन के से अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन इसका जो जुड़ा हुआ है वो तो क्या होगा, दूसरे एल्कोहल के ग्रुप से अच्छी बॉन्डिंग कर लेगा। तो इसमें तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से, जैसे ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, फिर इधर मॉलिक्यूल है, इधर मॉलिक्यूल है, ये तो आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, और ये तो लगभग एक एक ही पड़े रहते हैं। इनमें बहुत माइन्यूट सी बॉन्डिंग होगी तो होगी, वरना वो भी नहीं होगी, और इनमें भी ऐसी कोई बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। तो जो जिसमें बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको तोड़ना आसान होता है। देखो आपने क्या किया, टेम्परेचर दिया, और टेम्परेचर जैसे दोगे वैसे पहले उनके बीच में बॉन्ड टूटेंगे, फिर वो उबलेंगे, मतलब एक एक मॉलिक्यूल तब होगा जब बॉन्ड, पहले ये सारे बॉन्ड टूटेंगे, और बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी इनको कौन देगा, जब अपन गर्म करेंगे तो देगा। तो देखो अपन कहते हैं कि 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये देखो, ये तो माइनस जो टेम्परेचर होता है उस पर ही उबल रहा है, क्योंकि इनमें क्या नहीं है, बॉन्डिंग ही नहीं है। आप मानो कि एक तो आप पानी ले लेते हो और एक आप ईथर ले लेते हो, तो पानी की तो बर्फ जमी हुई है और ईथर उबल रहा है, कितना अलग कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और यही वाला काम किस में हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में। तो एक एग्जांपल था NCERT का, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं, तो आपका ये वाला कंप्लीट हो गया। फिर आप देखते हैं कि आपको रिएक्शन पढ़नी है, कि इनसे इनकी केमिकल रिएक्शन पढ़नी है। तो केमिकल रिएक्शन देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कैसे रिएक्शन करते हैं। तो उसमें रिएक्शन करने के लिए देखो, पहले मैं अगर एल्कोहल की रिएक्शन आपको बताऊं तो आपकी ऐसे अलग अलग रिएक्शंस हो सकती हैं। तो इन रिएक्शन में आपको करना क्या है, देखो इसके लिए आपको इनकी बॉन्डिंग समझनी पड़ेगी कि आप इसके बॉन्ड कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, देखो सिचुएशन है अपने पास, जैसे मैंने लिख रखा है CH3O और H। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कोई कार्ब केटाइन है, ठीक है, तो कार्ब केटाइन है मतलब इसके ऊपर अटैक, इन दोनों को अगर मैंने रिएक्शन में दे रखा है, ठीक है, तो सिचुएशन कैसी आएगी कि देखो ये वाला जो बॉन्ड है वो जाके इस पे अटैक करेगा, मतलब ये लोन पेयर वाली चीज इस पे अटैक करके, इसकी एसिडिक होगा या बेसिक होगा वो डिपेंड करेगा कि आपको इसको इसके साथ आपने क्या दिया। तो अगर कार्बोकेटाइन है इसके पास, तो ये वाला किसकी तरह रिएक्ट कर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये रिएक्शन जो दे देगा वो देगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा आ गया कि मैंने लिख दिया CH3OH और मैंने इसके साथ दे दिया H प्लस दे दिया, ठीक है, तो सिचुएशन कैसी होगी, ये H प्लस इसके साथ जुड़ेगा और जो आ जाएगा वो कैसा होगा कि CH3 और OH2
प्लस के रूप में ये अपन को मिलेगा। और ये क्या होता है, पानी तो स्टेबल होता है तो ये निकल जाएगा और ये खुद क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन। मतलब इसके ऊपर तो खुद आके कोई दूसरा अटैक करे तो ये कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफाइल वाली रिएक्शन दे देगा। मतलब खुद ही क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। तो आप इसमें क्या करोगे, ये छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ से समझने की कोशिश करो। तो यहाँ से जो बॉन्ड टूटेगा ना, वो कहाँ से टूटेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में से बॉन्ड टूट रहा है। मतलब खुद ये वाली सिचुएशन आए तब। और यहाँ से बॉन्ड कहाँ टूट रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से टूट रहा है। तो जो भी अपने पास रिएक्शंस होंगी उसमें आपको देखना है कि इसके साथ क्या दिया है। अगर जो साथ दिया है उसके ऊपर खुद के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तब तो ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की बॉन्डिंग टूटेगी। तो जो आपको प्रोडक्ट बनाना है वो उसके अकॉर्डिंग बनाना है। दूसरी सिचुएशन क्या आती है कि आपको कोई ऐसा दे दिया कि इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले एसिड दे दिया, तो एसिड दे दोगे तो ये OH2 बना लेगा और ये खुद कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में से बॉन्ड टूटेगा। और जब ये बॉन्ड टूटेगा फिर इसको क्या देना है अपन को, कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज देनी है जिसपे ये इससे अटैक कर जाएगी। ठीक है, तो आपको पहले कौन सा कंपाउंड दिया हुआ है उसके बेसिस पे इसकी रिएक्शन कंप्लीट करवानी है। इसके रिएक्शन से अपन आगे पढ़ेंगे। एक दो चीजें हैं वो अपन देख लेते हैं कि जैसे आपको एक फिनोल दे, अपन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं पहले कि एलिफेटिक ज़्यादा एसिडिक होता है या एरोमेटिक ज़्यादा एसिडिक होता है। जैसे मानो एसिड पता होना चाहिए पहले तो कि एसिड क्या होता है। ठीक है, सिचुएशन ये है कि एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा, अपन देख लेते हैं। या तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा या फिर एसिड वगैरह होंगे ना उनकी कार्बोनिल कंपाउंड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन एसिडिक स्ट्रेंथ का आएगा और एक बेसिक स्ट्रेंथ का आएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है सिर्फ एमीन से बन सकता है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल या फिनोल का देखना है। ठीक है, अब आप कैसे देखोगे, जैसे मेरे पास ये है CH3OH। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, वो क्या देगा, H+ देना चाहिए। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन है, मतलब बॉन्ड कहाँ से टूटना चाहिए, यहाँ से बॉन्ड टूटना चाहिए। ये H+ के रूप में बाहर जाएगा तो इसके ऊपर कैसा बनना चाहिए, माइनस। और ये माइनस देखो आपको क्या करना है, अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कोई पूछे तो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के चाहे अपन एसिड्स में देखें भले इसमें देखें, आपको क्या करना है कि जो खींचने वाले ग्रुप है ना, जैसे -I हो गया, जैसे -M हो गया या -R हो गया, मतलब जो रेजोनेंस देता है, तो उनसे जुड़े हुए रहेंगे। या H+ निकलने के बाद में जो माइनस बचेगा वो माइनस या तो रेजोनेंस में काम में आ जाए या फिर इसको इधर से खींचने वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। और अगर इधर से फेंकने वाले ग्रुप जुड़े हुए होंगे तो वो उतना ही क्या होगा, कम एसिडिक होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ में आ गई। तो अब आपके इजीली एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आनी चाहिए। और +M -M R ये क्या होते हैं ये देखने के लिए इसी चैनल पे एक वीडियो बनाया हुआ पड़ा है, उसमें जाके देख लेना। पहले जो ऑर्गेनिक की सीरीज थी उसमें 5 या 6 क्लासें पढ़ी होंगी, उसमें ये वाली चीज़ मेरी समझाई हुई है। अब देखो आप क्या करोगे, या फिर शॉर्ट वीडियो भी है इसी चैनल पे, उसमें आप देख लेना। देखो जो सिचुएशन है वो ऐसी है आपके पास कि एक तो आपके पास CH3OH है। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या लगा हुआ है, CH3OH और इधर क्या लगा हुआ है, सॉरी ये वाली कंडीशन है। या फिर जैसे ये कार्बन है, ये OH है, इधर R, कोई भी R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये भी कोई R ग्रुप जुड़ा हुआ है। या फिर एक सिचुएशन ये भी मान लो आप, ठीक है, सिंपल सी ये वाली चीज़ है। या फिर ठीक है, इधर आप CH3 और लिख दो, ये CH। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, R मतलब वही CH2 होगा। तो ये H+ निकलने के बाद यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे इसको क्या है, फेंकने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है। खींचने वाला लगा होना चाहिए था लेकिन फेंकने वाला ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये आसानी से निकल नहीं पाएगा। फिर सिचुएशन क्या आएगी
कि यहाँ से ये बाहर निकलेगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये इधर से फेंकेगा, ये इधर से फेंकेगा और फिर ये इधर ज़्यादा फेंकेगा, तो ये इससे भी कम एसिडिक हो गया। फिर इधर क्या सिचुएशन आएगी, यहाँ से निकलेगा, इस पे माइनस आ जाएगा, ये इधर से फेंकेगा, ये इधर से फेंकेगा और ये तो क्या हो जाएगा, और भी कम एसिडिक हो जाएगा। मतलब इसको अगर आप इधर खींचोगे या इधर काम में लोगे तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दोगे, ऑलरेडी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए ही नहीं, फिर भी आप जबरदस्ती दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, लेस एसिडिक हो जाएगा। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब सिमिलर केस अपन फिनोल के साथ लेके देखते हैं। देखो सिचुएशन है ये आई, यहाँ से है O और H, ये अलग है। तो इसमें क्या होगा, ये जब H+ के रूप में निकलेगा तो इस पे कैसा आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये माइनस फिर ये रेजोनेंस में काम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ आएगा, फिर ये इसको एक बार माइनस यहाँ आएगा, एक बार ये माइनस यहाँ आएगा, एक बार माइनस यहाँ आएगा। आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कल ही मैंने इसकी बताई थी। तो पहले अगर ये वाले दे दिया जाए 3 और इसके साथ आपको फिनोल दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, फिनोल कहाँ आएगा, इसमें कहाँ एग्जिस्ट करेगा, यहाँ फिनोल लिखूं या यहाँ फिनोल लिखूं, बताओ। आप फिनोल लिखोगे इसमें यहाँ, क्योंकि फिनोल के ही तो खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो ये क्या है, अपने पास एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। ठीक है, तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में समझ में आ जाए तो एरोमेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और एलिफेटिक की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती है। फिर आप देते कि आपको फिनोल ही दे दिया, तीनों ही फिनोल दे दिए और फिनोल में भी अलग अलग ग्रुप्स दे दिए। देखो वो कैसे, ये अपन अभी समझेंगे। जैसे मैंने दे दिया आपको, कल आपने बताया था, इसके नाम भी आप मुझे साथ साथ बताओ। जैसे OH आ गया, मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3, फिर OH आ गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया CH3, फिर क्या हुआ, OH आ गया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, CH3। इसका नाम था क्रिसोल, मेटाक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल और पैराक्रिसोल। तो ये जो CH3 है यहाँ पे माइनस आता है, अपन को पता है फिनोल में अपन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ माइनस आता है, और ये माइनस पे ही क्या लगा हुआ है, फेंकने वाला ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और +I के हिसाब से देखेंगे तो भी ये पास है, तो ये कम स्टेबल हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं आता है, मेटा पे नहीं आता है, तो ये वाला है तो फेंकने वाला, लेकिन ये सिर्फ +I से देगा, +I से पहुंचेगा इसमें, ये तो +M भी लगाएगा और +I भी लगाएगा, लेकिन ये सिर्फ क्या लगाएगा, +I लगाएगा। और ये यहाँ पे भी माइनस आता है तो ये क्या लगाएगा, +M भी लगाएगा और +I भी लगाएगा। लेकिन आपको पता है I वाला दूरी पे डिपेंड करता है, तो ये I ज़्यादा लगाएगा और ये I कम लगाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा, जैसे इसको A नंबर दे दूँ, इसको B दे दूँ, ये C दे दूँ, तो जितना +M और +I लगेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, क्योंकि ये फेंकने वाले ग्रुप है। तो ये +M तो लगा ही नहीं रहा, सिर्फ +I से फेंकेगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी B की। अब देखो +M दोनों के सेम लगेंगे, +I इसका ज़्यादा लगेगा और इसका कम लगेगा, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा फेंकेगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को इसकी तरफ फेंकेगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो A सबसे पीछे आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा, C। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। दूसरे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे मैंने ये लिखा OH और मैंने यहाँ लिख दिया NH2, फिर मैंने लिखा OH और मैंने यहाँ लिख दिया CH3, फिर मैंने लिखा OH लिखा और यहाँ पे मैंने लिख दिया NO2। ठीक है, तो देखो NH2 है, अपन को भी पता है यहाँ पे माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस आता है, यहाँ पे भी माइनस आता है। तो NH2 है, ये देने वाला ग्रुप है और ये बहुत ज़्यादा क्या है, देने वाला ग्रुप है। ठीक है, ये भी देने वाला ग्रुप है लेकिन NH2 से कम देता है। और ये NO2 जो होता है ना, वो कैसा होता है, खींचने वाला, ये -M शो करता है। तो ऑक्सीजन का माइनस जितना ज़्यादा तुम खींचोगे उतना ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होती जाएगी। तो C सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर है। फिर ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, तो देना तो इसके लिए हानिकारक है,
तो ये कम दे रहा है तो फिर बी आ जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा। एक और बता देती हूँ, देखो इसमें क्या होता है, अगर मैं खींचने वाले ग्रुप लगाऊं कि मैंने यहाँ पे लगाया NO2, एक मैंने यहाँ पे NO2 लगाया और एक मैंने यहाँ पे NO2 लगाया, एक मैंने यहाँ पे NO2 लगाया, एक यहाँ पे NO2 लगाया और एक NO2 लगाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें तो देखो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये तो निकल ही नहीं पाता। ठीक है, यहाँ भी वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन ये खींचने वाला ग्रुप भी है, और इसमें ये खींचने वाले ग्रुप भी हैं, साथ में यहाँ पे थोड़ी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो रही है। ठीक है, तो ये तो सबसे कम एसिडिक हो जाएगा। वैसे भी अगर ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला सीन तो आपको बाद में देखना है, जब ये NO2 की जगह यहाँ NO2 दे रखा हो, यहाँ NH2 दे रखा हो, या यहाँ कुछ और दे रखा हो। लेकिन आपको इसमें क्या करना है कि यहाँ से एक तरफ से खींच रहा है, यहाँ से दो तरफ से खींच रहा है और यहाँ से तीन तरफ से खींच रहा है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी हो जाएगी, उसके बाद में इसकी हो जाएगी। तो आपको अभी क्या समझ में आया है, एसिडिक स्ट्रेंथ वाला मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गई है। अब आपको फिनोल की और एल्कोहल की जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो और ईथर, ये दोनों कल वाले जो लेक्चर आएगा उसमें ख़त्म हो जाएंगे, कल वाला थोड़ा लंबा कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और एक बात और, जो भी बच्चे वीडियो देखते हैं उसको लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, थैंक यू।